दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा मोमेंट था जो शायद बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा मोमेंट था। डेट थी 12 दिसंबर 1900। न्यूयॉर्क सिटी। एक डिनर पार्टी चल रही थी। दुनिया के सबसे बड़े बैंकर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स वहां मौजूद थे। सबकी नजरें एक आदमी पर थीं, चार्ल्स श्वाब। चार्ल्स श्वाब एक 38 साल का चार्मिंग एग्जीक्यूटिव था, लेकिन वो उस रात अपने लिए नहीं बोल रहा था। वो अपने बॉस के लिए बोल रहा था। उसका बॉस, जो उस वक्त वहां नहीं था, वो अपने घर पर सो रहा था। उस बॉस का नाम था एंड्रयू कार्नेगी। डिनर के बाद दुनिया का सबसे पावरफुल बैंकर जेपी मॉर्गन चार्ल्स श्वाब को एक कोने में ले गया। जेपी मॉर्गन ने पूछा, अगर मैं कार्नेगी की स्टील कंपनी खरीदना चाहूं तो कीमत क्या होगी? चार्ल्स श्वाब वापस अपने बॉस के पास गया। एंड्रयू कार्नेगी ने कोई लॉयर हायर नहीं किया, कोई वैल्यूएशन टीम नहीं बिठाई, कोई कैलकुलेटर नहीं उठाया। उन्होंने एक सफ़ेद कागज़ यानी पेपर का टुकड़ा लिया और उस पर पेंसिल से एक नंबर लिखा, $480 मिलियन। आज के हिसाब से ये करीब $300 बिलियन से ज़्यादा है। उन्होंने वो कागज़ जेपी मॉर्गन के पास भेजा। मॉर्गन ने उस कागज़ को देखा, एक सेकंड के लिए रुका और कहा, आई एक्सेप्ट। बस एक कागज के टुकड़े पर दुनिया की सबसे बड़ी डील हो गई। जेपी मॉर्गन ने कार्नेगी से कहा, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर कार्नेगी, यू आर नाउ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। लेकिन दोस्तों, ये कहानी उस $480 मिलियन की नहीं है। ये कहानी उस लड़के की है जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत $1.20 हफ्ते वीक की कमाई से की थी। एक ऐसा लड़का जो स्कॉटलैंड की गलियों में भूखा सोता था, जिसके पास पहनने को जूते नहीं थे, जिसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन उसने दुनिया को स्टील दिया। आज आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, जिस ब्रिज पर चलते हैं, जिस ट्रेन में सफ़र करते हैं, उसके लोहे में एंड्रयू कार्नेगी की आत्मा है। वो इंसान जिसने नेपोलियन हिल को थिंक एंड ग्रो रिच लिखने का आइडिया दिया था। आज हम उस स्टील टाइकून के दिमाग को खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक गरीब इमिग्रेंट लड़के ने अमेरिका को बनाया और फिर अपनी सारी दौलत दान कर दी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द स्टार्विंग वीवर्स सन, सर्वाइवल। एंड्रयू कार्नेगी का जन्म 1835 में स्कॉटलैंड के डर्नफर्नाइम में हुआ था। वो एक छोटे से घर के एटिक में रहते थे। उनके पिता विलियम कार्नेगी एक हाथ करघा यानी हैंडलूम वीवर थे। वो हाथ से कपड़ा बुनते थे। लेकिन तभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। बड़ी बड़ी मशीन्स आ गईं जो भाप से चलती थीं। उन मशीन्स ने विलियम कार्नेगी का धंधा खत्म कर दिया। एंड्रयू ने अपनी आंखों से देखा कि उनके पिता कैसे टूट गए। घर में खाना नहीं था, पिता डिप्रेशन में थे। माँ मार्गरेट जूते सिलकर घर चला रही थी। एक रात एंड्रयू ने अपने पिता को रोते हुए सुना। उनके पिता कह रहे थे, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं एक फेलियर हूँ। उस 10 साल के बच्चे के दिल पर यह बात छप गई। उसने डिसाइड किया, मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा। मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि हमें कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। हालात इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने उधार लेकर अमेरिका की टिकट ली। 1848 में कार्नेगी फैमिली अमेरिका पहुंची, पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया। उनकी जेब में कुछ नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी। चैप्टर 2, द बॉबिन बॉय, द वैल्यू ऑफ $1.20। पिट्सबर्ग में आते ही एंड्रयू को काम करना पड़ा। वो 13 साल के थे। उन्हें एक कॉटन फैक्ट्री में जॉब मिली। काम था बॉबिन बॉय, धागे की रील को बदलना। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, 12 घंटे, हफ्ते के 6 दिन, सैलरी $1.20 पर वीक। वहां का शोर इतना था कि कान सुन्न हो जाते थे। अंधेरा रहता था, तेल की बदबू आती थी, लेकिन एंड्रयू ने शिकायत नहीं की। उनका मानना था, अगर मैं यहाँ सबसे बेस्ट बॉबिन बॉय बनूंगा तो मैं नोटिस किया जाऊंगा। रात को वो इंजन चलाने वाले के पास जाते, वो बॉयलर में कोयला डालते। ये काम खतरनाक था। अगर बॉयलर फट जाता तो एंड्रयू मर सकते थे। रात को सोते वक्त एंड्रयू को सपने में बॉयलर फटने की आवाज़ आती थी और वो चीख कर उठ जाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चैप्टर 3, द मैसेंजर, मेमोरी इज पावर। एंड्रयू को जल्दी ही समझ आ गया कि फैक्ट्री में रहूंगा तो फैक्ट्री वर्कर ही मरूंगा। उन्हें बाहर निकलना था। उन्हें पता चला कि टेलीग्राफ ऑफिस में लड़कों की ज़रूरत है, मैसेज डिलीवर करने के लिए। उन्होंने वहां अप्लाई किया। उन्होंने रास्ते याद कर लिए, पिट्सबर्ग की हर गली, हर दुकान, हर ऑफिस। वो मैसेज लेकर दौड़ते थे। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ की जो किसी और लड़के ने नहीं की। उन्होंने टेलीग्राफ सुनना शुरू किया। उस जमाने में टेलीग्राफ टिक टैक टिक की साउंड करता था, मोर्स कोड।
ऑपरेटर्स उसे पेपर पर लिखते थे और फिर ट्रांसलेट करते थे। एंड्रयू ने वो साउंड याद कर ली। वो बिना पेपर पर देखे सिर्फ कान से सुनकर बता देते थे कि मैसेज क्या है। ये सुपर पावर थी। एक दिन जब सारे ऑपरेटर्स बिजी थे, एक अर्जेंट मैसेज आया। एंड्रयू ने सुनकर तुरंत लिख दिया। मैनेजर हैरान रह गया। उसे प्रमोट कर दिया गया। अब वो मैसेंजर नहीं, टेलीग्राफ ऑपरेटर था। सैलरी $4 पर वीक। यहाँ उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया। एक दिन पेंसिल्वेनिया रेलवे का बड़ा ऑफिशियल टॉमस स्कॉट ऑफिस आया। उसे एंड्रयू का काम पसंद आया। उसने एंड्रयू को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। सैलरी $35 पर मंथ। टॉमस स्कॉट कोई आम आदमी नहीं था। वो अमेरिका के सबसे पावरफुल लोगों में से एक था। एंड्रयू कार्नेगी को अब बिजनेस का हॉगवर्ट्स मिल गया था। उसने सीखा कि बिजनेस कैसे चलता है, डील्स कैसे होती हैं और पैसा कैसे काम करता है। चैप्टर 4 द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, द गूज दैट लेज गोल्डन एग्स। एक दिन टॉमस स्कॉट ने एंड्रयू से कहा, एंडी, एडम्स एक्सप्रेस कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं $500 के, तुम्हें खरीदने चाहिए। एंड्रयू के पास $500 नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने मेंटोर पर भरोसा था। उनकी मां ने अपना घर गिरवी रख दिया, मॉर्गेज, ताकि बेटा इन्वेस्ट कर सके। कुछ महीने बाद एंड्रयू को एक लेटर मिला। उसमें एक चेक था, $10 डिविडेंड। एंड्रयू हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैंने काम नहीं किया, मैंने मेहनत नहीं की, फिर भी मुझे पैसा मिला। इसका मतलब पैसा मेरे लिए काम कर सकता है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हियर्स द गूज दैट लेज गोल्डन एग्स, यानी ये वो मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। उस दिन एंड्रयू कार्नेगी ने लेबरर से कैपिटलिस्ट बनने का सफर शुरू किया। उन्होंने अपनी सैलरी का हर हिस्सा इन्वेस्ट करना शुरू किया, ब्रिज कंपनीज में, ट्रेन्स में, ऑयल में। 30 इयर्स की एज तक वो मिलियनेयर बन चुके थे। लेकिन उन्हें इन्वेस्टर नहीं बनना था, उन्हें किंग बनना था। और किंग बनने के लिए उन्हें एक नए मटेरियल की जरूरत थी, स्टील यानी इस्पात। चैप्टर 5 द एलिफेंट प्रॉब्लम, द ब्रिज। अमेरिका ग्रो कर रहा था, ट्रेन्स चल रही थीं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, मिसिसिपी रिवर। ये नदी इतनी बड़ी थी कि इस पर कोई ब्रिज नहीं था। ट्रेन्स को रुकना पड़ता था और बोट से नदी पार करनी पड़ती थी। जो भी ब्रिज बना था वो नदी के बहाव में बह जाता। एंड्रयू कार्नेगी ने चैलेंज लिया, मैं मिसिसिपी पर ब्रिज बनाऊंगा। लेकिन इंजीनियर्स ने कहा, आयरन कमजोर है, वो इतना लोड नहीं उठा सकता, ब्रिज टूट जाएगा। एंड्रयू ने पूछा, तो क्या चलेगा? इंजीनियर्स ने कहा, स्टील। स्टील लोहे से ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन उस वक्त स्टील बहुत महंगा था। वो सिर्फ चम्मच और तलवार बनाने के काम आता था। ब्रिज बनाने के लिए स्टील यूज करना वैसा ही था जैसे सोने का घर बनाना, इम्पॉसिबल। लेकिन कार्नेगी ने इंग्लैंड में एक नए प्रोसेस के बारे में सुना था, द बेसेमर प्रोसेस। सर हेनरी बेसेमर ने एक तरीका ढूंढा था जिससे लोहे में हवा मारकर उसे स्टील बनाया जा सकता था, सस्ते में। कार्नेगी ने अपना सारा पैसा, अपनी पूरी दौलत उस एक टेक्नोलॉजी पर लगा दी। उन्होंने सेंट लुइस ब्रिज बनाना शुरू किया। सालों लग गए, पैसा खत्म हो गया, कर्जा बढ़ गया। लोग कहने लगे कार्नेगी डूब जाएगा। लेकिन जब ब्रिज कंप्लीट हुआ तो लोगों को डर था कि ये गिर जाएगा। कोई उस पर चढ़ने को तैयार नहीं था। कार्नेगी ने एक मार्केटिंग स्टंट किया। उन्हें पता था कि लोगों में एक अंधविश्वास है कि हाथी कभी भी कमजोर चीज पर पैर नहीं रखता। कार्नेगी ने एक सर्कस के हाथी को ब्रिज पर चलाया। जब हाथी ब्रिज पार कर गया तो दुनिया को यकीन हो गया। ऑर्डर्स की लाइन लग गई। कार्नेगी ने अमेरिका को जोड़ दिया था। चैप्टर 6 कॉस्ट ऑब्सेशन, वॉच द पेनीज। अब कार्नेगी के पास स्टील था, लेकिन वो मार्केट में अकेले नहीं थे, कॉम्पिटिटर्स आ गए थे। कार्नेगी ने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए वही स्ट्रैटेजी यूज की जो सैम वॉल्टन ने 100 साल बाद की, लो कॉस्ट। कार्नेगी कॉस्ट को लेकर ऑब्सेस्ड थे। वो मैनेजर से पूछते, 1 टन स्टील बनाने में कितना पैसा लगा? मैनेजर कहता, $50 और कुछ सेंट्स। कार्नेगी चिल्लाते, मुझे सेंट्स बताओ, एग्जैक्ट सेंट्स। वो जानते थे कि अगर वो स्टील बनाने का खर्चा 1 सेंट भी कम कर लें तो वो कॉम्पिटिटर से सस्ता बेच पाएंगे। उन्होंने केमिस्ट्री यूज की, साइंटिस्ट हायर किए, जो उस वक्त कोई नहीं करता था। उन्होंने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी अपग्रेड की। जब बाकी कंपनीज पुरानी मशीन्स चला रही थीं, कार्नेगी हर 5 साल में नई मशीन्स लाते थे। उनका मोटो था, वॉच द कॉस्ट्स एंड द प्रॉफिट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। खर्चे पर नजर रखो, मुनाफा अपने आप आ जाएगा। इस ऑब्सेशन ने उन्हें अनबीटेबल बना दिया। एक टाइम ऐसा आया जब कार्नेगी का स्टील इंग्लैंड के स्टील से सस्ता था, जबकि इंग्लैंड स्टील का किंग माना जाता था। चैप्टर 7 द मॉन्स्टर, हेनरी क्ले फ्रिक।
कार्नेगी एक अजीब इंसान थे। वो दुनिया के सामने नाइस गाय बनना चाहते थे। वो आर्टिकल्स लिखते थे, शांति की बातें करते थे, लेकिन बिजनेस में उन्हें डर्टी वर्क करना पड़ता था। वेजेस कम करना, यूनियंस तोड़ना, वो ये खुद नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक पार्टनर ढूंढा, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर दिल नहीं था। हेनरी क्ले फ्रिक अमेरिका का मोस्ट हेटेड मैन था। वो क्रूएल था, वो वर्कर्स को निचोड़ना जानता था। कार्नेगी फ्रिक से कहते, देखो फ्रिक, हमें कॉस्ट कम करनी है, तुम देख लो कैसे करना है। और फिर कार्नेगी स्कॉटलैंड छुट्टी मनाने चले जाते। पीछे से फ्रिक तलवार चलाता, वर्कर्स की सैलरी काटता। कार्नेगी वापस आते और कहते, ओह, फ्रिक ने ये किया, बुरा हुआ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रैटेजी थी। लेकिन 1892 में ये स्ट्रैटेजी एक खूनी मोड़ लेने वाली थी। चैप्टर 8, द होमस्टेड मैसेकर, ब्लड ऑन स्टील। होमस्टेड, पेंसिल्वेनिया, यहाँ कार्नेगी की सबसे बड़ी स्टील मिल थी। वर्कर्स ने यूनियन बना ली थी। वो बेहतर सैलरी मांग रहे थे। कार्नेगी स्कॉटलैंड चले गए। उन्होंने फ्रिक को मैसेज दिया, हमें प्रॉफिट चाहिए, यूनियन को तोड़ दो। फ्रिक ने फैक्ट्री के चारों तरफ तार यानी बार्ब्ड वायर लगवा दिए। इसे फोर्ट फ्रिक कहा गया। उसने वर्कर्स को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया, लॉकआउट। वर्कर्स ने फैक्ट्री को घेर लिया। फ्रिक ने पिनकर्टन डिटेक्टिव एजेंसी यानी प्राइवेट आर्मी को हायर किया, 300 आर्म्ड गार्ड्स। रात के अंधेरे में पिनकर्टन्स नाव में बैठकर नदी के रास्ते फैक्ट्री में घुसने आए। वर्कर्स इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पिनकर्टन्स उतरे, गोलियां चलनी शुरू हो गईं। द बैटल ऑफ होमस्टेड, ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये वॉर था। वर्कर्स ने तेल नदी में डालकर आग लगा दी, डायनामाइट फेंके। 12 घंटे तक लड़ाई चली। 9 वर्कर्स मारे गए, 7 पिनकर्टन्स मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। फाइनली पिनकर्टन्स ने सरेंडर किया। पूरी दुनिया में खबर फैल गई, कार्नेगी के हाथ खून से रंगे हैं। कार्नेगी स्कॉटलैंड में चुपचाप बैठे थे। उन्होंने फ्रिक को ब्लेम किया, लेकिन सच ये था कि ऑर्डर कार्नेगी का ही था। यूनियन टूट गई। वर्कर्स वापस काम पर आए, कम सैलरी पर। कार्नेगी जीत गए, लेकिन उनकी इमेज हमेशा के लिए दागदार हो गई। चैप्टर 9, द रिडेम्पशन, गॉस्पेल ऑफ वेल्थ। होमस्टेड के बाद कार्नेगी बदल गए। उन्हें गिल्ट फील हो रहा था। वो जानते थे कि लोग उन्हें मॉन्स्टर मानते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, द वेल्थ। इसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी जो उनकी लाइफ का मिशन बन गई। द मैन हु डाइज दस रिच डाइज डिस्ग्रेस्ड। जो आदमी अमीर होकर मरता है, वो अपमानित होकर मरता है। उन्होंने कहा कि अमीर आदमी सिर्फ ट्रस्टी है, पैसा उसका नहीं है, समाज, सोसाइटी का है। 1901 में जब उन्होंने जेपी मॉर्गन को कंपनी बेची $480 मिलियन की, तो वो 66 साल के थे। अब उनका काम था पैसा दान करना। उन्होंने सोचा, मैं पैसा कैसे दूं? अगर मैं लोगों को कैश दूंगा तो वो शराब में उड़ा देंगे। मैं उन्हें वो दूंगा जो मेरे पास बचपन में नहीं था, नॉलेज। कार्नेगी ने दुनिया भर में लाइब्रेरीज बनानी शुरू की। एक नहीं, दो नहीं, 2509 लाइब्रेरीज। अमेरिका, यूके, कनाडा, इंडिया, हर जगह। उन्होंने कहा, मैं सीढ़ी दूंगा, चढ़ना तुम्हें पड़ेगा। उन्होंने कार्नेगी हॉल बनाया। उन्होंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने साइंस, म्यूजिक और वर्ल्ड पीस के लिए पैसा दिया। जब वो मरे यानी 1919 में, तो उन्होंने अपनी दौलत का 90% हिस्सा दान कर दिया था। $350 मिलियन उस वक्त के, आज के हिसाब से $6 बिलियन प्लस। एक गरीब वीवर का बेटा जिसने अमेरिका को लोहे से बनाया और फिर अपना सब कुछ वापस दे दिया। चैप्टर 10, कंक्लूजन, द स्पिरिट ऑफ स्टील। तो दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी की कहानी हमें क्या सिखाती है? नंबर 1, नेटवर्क इज नेटवर्थ। कार्नेगी ने शुरुआत कैसे की? टॉमस स्कॉट का बैग उठाकर। अगर वो उस ट्रेन में मैसेज डिलीवर नहीं करते और स्कॉट को इम्प्रेस नहीं करते तो वो वहीं रह जाते। मेंटर ढूंढो। नंबर 2, इन्वेस्ट अर्ली, द गूज दैट लेज गोल्डन एग्स। $10 का चेक देखकर उन्हें समझ आ गया था कि मेहनत से अमीर नहीं बना जाता, इन्वेस्टमेंट से बना जाता है। नंबर 3, टेक्नोलॉजी इज की। जब दुनिया लोहे यानी आयरन पर थी, वो स्टील पर गए। जब दुनिया स्टील पर आई, वो कॉस्ट कटिंग पर गए। हमेशा नेक्स्ट स्टेप सोचो। नंबर 4, लेगेसी। आप कितना कमाते हैं ये कोई याद नहीं रखता, आपने क्या दिया ये सब याद रखते हैं। आज कार्नेगी का स्टील पुराना हो गया है, लेकिन उनकी लाइब्रेरीज आज भी जिंदा हैं। आपकी लाइफ में बेसिमर प्रोसेस क्या है?
वो कौन सी नई चीज है जो आपके करियर को आयरन से स्टील बना सकती है? ढूंढिए उसे, रिस्क लीजिए और जब सफल हो जाएं तो लैडर नीचे भेजना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसा कार्नेगी ने कहा था, एम फॉर द हाईएस्ट। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।